हेलो दोस्तों, जीएसटी की इस रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 1 रिवाइज कर चुके हैं अभी तक। लास्ट क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन का जो चैप्टर था वो रिवाइज कर लिया था। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि कब कब आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, रजिस्ट्रेशन लेना है तो कैसे लेना है, एंड इन केस अगर उसमें अमेंडमेंट की जरूरत हो या कभी इन केस आपको कैंसिल करवाना हो तो कैसे किया जाएगा। तो सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 30 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम जीएसटी का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो है चार्ज ऑफ जीएसटी। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को मैं 2 ही क्लासेस में वाइंड अप कर दूं। ये जो हमारा चैप्टर है चार्ज अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी जो है वो कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, तो वो सब चीजें इस चैप्टर में बताई गई हैं। 2 मेजर टॉपिक है जो इस चैप्टर में हमें समझने हैं, जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई है। नंबर 1 इज आरसीएम। ये वो चैप्टर है जहां पे आरसीएम के बारे में डिटेल में बताया गया है। मैंने आपको बताया था मोटा मोटी आरसीएम क्या होता है। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो सिस्टम है उसे आज हम इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेमेंट की एक सिंप्लीफाइड स्कीम है जहां पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंसेशन दिए हैं। एज अ टैक्स पेयर आपको सुविधाएं दी गई हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो कुल मिलाकर 2 ही सेक्शन है जो मैं बात करूंगा यहाँ पे इस चैप्टर में, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। यहाँ पे 2 ही सेक्शन हम पढ़ने वाले। लाइक रजिस्ट्रेशन में हमने 22 से लेके 30 तक का काम पढ़ा था, बट इसमें 2 ही सेक्शन है और हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। एक और चीज बता दूं, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आरसीएम की एक लिस्ट आएगी जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो अभी मैं आपको बता दूंगा, बट इंडिविजुअली वीडियोस में उनके ऊपर बनाऊंगा विद एग्जम्पशंस टॉपिक, जो एग्जम्पशन का भी हमारा एक चैप्टर है उसको मिला के। तो वहां पे आपको जो एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आई होप कि वो आपको जो है एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा जो शायद अभी तक आपने जिस प्रोस्पेक्टिव से उस कॉन्सेप्ट को नहीं देखा होगा। बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर मैं आज आपको चीजें बताऊंगा, बट कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो मैं वहां पे लिंक करके बताऊंगा जिसके बाद आपको ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल पाएगी। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जो हमारी आज की क्लास का मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि चार्ज ऑफ जीएसटी। जीएसटी जो है वो कब लगाया जाता है, तो देखिए हर लॉ, कोई भी कानून हो, कोई भी टैक्स हो, कोई भी कानून, कोई भी लॉ हो, उसका हमेशा एक चार्जिंग पॉइंट होता है। एक चार्जिंग पॉइंट होता है, एक वो पॉइंट होता है जिसकी वजह से वो टैक्स लगता है। लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स लगता है बिकॉज आपने इनकम अर्न की है। दैट मीन्स अगर मैंने इनकम ही अर्न नहीं की तो फिर टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे ही एक्साइज एक टैक्स हुआ करता था जो अभी भी गिने चुने प्रोडक्ट्स पे लगता है, वो एक्साइज प्रोडक्शन पे लगता था। तो एक्साइज की चार्जेबिलिटी के लिए जो चार्जिंग पॉइंट है वो है प्रोडक्शन। सिमिलर वे में सर्विस टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करने पर लगता था, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट या चार्जिंग पॉइंट था सर्विस का प्रोवाइड होना। ऐसे ही आपके बहुत सारे टैक्सेस होते हैं और हर टैक्स का एक चार्जिंग पॉइंट होता है, एक चार्जिंग प्रोविजन होता है, एक रीजन होता है जिसकी वजह से वो चार्ज होते हैं। जीएसटी में वो चार्जिंग प्रोविजन है सप्लाई। हमारे ऊपर जीएसटी इसलिए लगता है बिकॉज देयर आर ट्रांजेक्शंस ऑफ सप्लाई। जब जब सप्लाई होगी तो ही जीएसटी लगाने की बात आएगी। इसका मतलब अगर सप्लाई नहीं हुई है तो फिर कोई भी जीएसटी जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा या जीएसटी लगाने की बात ही नहीं आएगी। जीएसटी लगाने की बात ही आएगी व्हेन देयर इज अ सप्लाई। सप्लाई को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो सेल। इस सप्लाई के ऊपर पूरा एक डिटेल्ड चैप्टर है, उसे भी हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से लेके चल रहा हूं कि सप्लाई का मतलब मान लीजिए सेल। आपने सेल किया है तभी जीएसटी की लायबिलिटी आती है। इन सिंप्लीफाइड सेंस जीएसटी इज चार्ज व्हेनेवर देयर इज सप्लाई। सप्लाई होगा तो ही जीएसटी लगेगा, सेल होगा तो ही जीएसटी लगेगा। मतलब माल बनाने पे आपको जीएसटी नहीं चार्ज करना, आपको जीएसटी नहीं देना। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं तुमसे माल लेके जा सकता हूं, अभी लेके नहीं गया है तो हेंस सप्लाई नहीं हुई है, तो टैक्स यहां पे भी आपको नहीं देना, एक्सेप्ट इन सम केसेस। एडवांस के केस में होता है ऐसा, वो लेटर ऑन पढ़ेंगे, बट आप नॉर्मली मान के चलिए कि जीएसटी में टैक्सेस तभी लगते हैं व्हेन देयर इज अ सप्लाई। सप्लाई का होना जरूरी है। एंड जनरली सप्लाई 2 टाइप की हो सकती है, वन इज इंटरस्टेट एंड अदर इज इंट्रास्टेट। अगर हरियाणा का व्यक्ति हरियाणा के ही दूसरे पर्सन को माल बेच रहा है, हरियाणा में ही सप्लाई कर रहा है, हरियाणा का व्यक्ति हरियाणा में ही सप्लाई कर रहा है, देन दिस इज कॉल्ड इंट्रास्टेट। दिल्ली का व्यक्ति दिल्ली में ही सप्लाई कर रहा है तो इट इज कॉल्ड इंट्रास्टेट।
जब एक राज्य का व्यक्ति उसी राज्य में सप्लाई करता है जिस राज्य में वो है, तो वो इंट्रास्टेट कहलाता है। जबकि एक राज्य से अगर आप दूसरे राज्य में या एक यूनियन टेरिटरी से या दूसरे यूनियन टेरिटरी में या एक राज्य से किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी में आपने सप्लाई की है, वो इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी। यानी कि जब भी दो राज्य या दो यूनियन टेरिटरी या एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाती है। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सी सप्लाई इंटरस्टेट है, कौन से इंट्रा, इसका भी हमारा एक चैप्टर है। बट बेसिक समझ लीजिए कि हमारे पास सप्लाई दो टाइप की हो सकती है, वन इज इंटरस्टेट एंड अदर वन इज इंट्रास्टेट। चलिए, अब अगर टैक्सेबिलिटी के हिसाब से बात करूं तो भी मैं फर्दर सप्लाई की दो अलग अलग कैटेगरी बना सकता हूं, वन इज एफसीएम एंड अदर वन इज आरसीएम। ये कोई आपके किसी एक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि दो कैटेगरी ऐसे ऐसे बनाई गई है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई कुड बी ऑफ टू टाइप, वन इज एफसीएम एंड अदर वन इज आरसीएम। एफसीएम का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये चीजें मैंने आपको रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में भी बताई थी, एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूं कि जब भी कोई सप्लायर होता है, whenever there is a supplier, सप्लायर मतलब सेलर, जब भी कोई सप्लायर कोई गुड्स या सर्विस सेल करता है किसी भी रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट मतलब रिसीवर, जब भी कोई व्यक्ति गुड्स या सर्विस को सप्लाई करता है, तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि लेट्स से अगर 1000 रुपए का सामान है एंड जो सामान बेचा गया है उस पर जीएसटी मान लेते हैं 5% है, तो वो 50 रुपए जीएसटी के यानी कि 1050 रुपए चार्ज करेगा रेसिपिएंट से। मतलब सप्लायर कहेगा भाई 1000 मेरे दे दो और 5% गवर्नमेंट के जीएसटी के दे दो, मतलब आप मुझे 1050 रुपए दे दो। ये 1050 रुपए सप्लायर रेसिपिएंट से कलेक्ट करेगा, जिसमें से 1000 रुपए ये अपने पास रखेगा और 50 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर देगा। मतलब 1000 अपने पास रख के ये 50 रुपए गवर्नमेंट को पे कर देता है कि गवर्नमेंट के टैक्सेस है। अब ऐसे केसेस में जो हमारा टैक्सेशन हुआ है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो सप्लायर ने रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट किया और फिर सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, सप्लायर ने रेसिपिएंट से टैक्स लिया और फिर गवर्नमेंट को दिया। तो यहां पे इंपॉर्टेंट कड़ी सप्लायर थी जो पैसा टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को देके आता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहा जाता है, एफसीएम कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऐसे ही टैक्सेबल होते हैं जहां पे सप्लायर रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे कर देता है। ओके सर। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन या कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पे सप्लायर गुड्स सप्लाई करेगा आपके रेसिपिएंट को, सप्लायर गुड्स सप्लाई करेगा रेसिपिएंट को, सर्विस सप्लाई करेगा रेसिपिएंट को, बट जैसे ही वो बिल बनाएगा वो कहेगा भाई 1000 रुपए दे दो, वो जीएसटी रेसिपिएंट से कलेक्ट नहीं करेगा। रेसिपिएंट कह रहा है भाई जीएसटी लेना भूल गया, फिर सप्लायर कहेगा भाई सुनो मैंने मेरे 1000 रुपए ले लिए, रही बात जीएसटी की, अब इस बार मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम जाओ और गवर्नमेंट को दे के आओ। ऐसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ऐसे भी सप्लाईज होती है जहां पे सप्लायर रेसिपिएंट से टैक्सेस नहीं लेगा, उल्टा रेसिपिएंट को कहेगा भाई तुम्हें गवर्नमेंट को दे के आना है। दीज ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उल्टा सिस्टम हो रहा है, नॉर्मली सप्लायर टैक्सेस लेता है गवर्नमेंट को देता है, बट यहां पे बायर जो है वो खुद की जेब से पैसा जमा करवा रहा है। दिस इज नोन एज आरसीएम, इसे आरसीएम कहा जाता है। हेंस इसका नाम भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रखा गया बिकॉज इसमें उल्टा सिस्टम हो रहा है जो नॉर्मली चलता है। ठीक है, तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके हो सकते हैं सप्लाई के, आरसीएम एंड एफसीएम। ठीक है, चलिए एक और चीज ध्यान रखनी है आपको कि सीजीएसटी एक्ट हो या एसजीएसटी एक्ट हो या आईजीएसटी एक्ट हो, हम किसी भी एक्ट की बात करें, मेनली मैं कहूंगा सीजीएसटी और आईजीएसटी, क्योंकि एसजीएसटी का थोड़ा सा गलत हो जाएगा इस सेंस में यूज करना। सीजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, इसके प्रोविजन होल ऑफ द इंडिया पे एप्लीकेबल है, पूरे के पूरे इंडिया पे इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर पे लगते हैं, एंड इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इंडिया की जो टेरिटोरियल वाटर है, ये भी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में बताया था
कि क्या होता है ना, हर देश की सीमाएं खत्म होने के बाद जो समुद्री इलाका शुरू होता है, जहां पे पानी शुरू हो जाता है, वहां भी 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, इंडिया की जो सरहदें हैं जहां समुद्र शुरू हो जाता है, वहां पे भी 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, जिसे मैं 22 किलोमीटर बोल सकता हूं, इतनी रेंज तक भी इंडिया ही माना जाता है। तो अगर आप उस एरिया में कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो भी जीएसटी लगेगा। अगर मैं यूएसए में बैठ के यूएसए के किसी व्यक्ति के साथ डील करूंगा तो उस पर इंडिया वाले थोड़ी जीएसटी लगा देंगे। इंडिया वाले जीएसटी सिर्फ इंडिया में लगा सकते हैं। एंड इंडिया की डेफिनेशन जो दी गई है उसका मतलब है जो इंडिया जो आप समझते हो, जो भी राज्य हैं, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, और साथ में इंडिया का टेरिटोरियल वाटर जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है बियॉन्ड दी बाउंड्री, जो भी बाउंड्री है उसके बाद। ठीक है, तो वहां भी जीएसटी के प्रोविजंस लगेंगे। ये खैर चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने सप्लाई किया है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप टेरिटोरियल वाटर से सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ये हम चैप्टर में पिछले में पढ़ चुके हैं। कहाँ लेना होता है? जो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट होता है। चलिए अब आते हैं सबसे पहले सेक्शन पर। इस चैप्टर में दो सेक्शन हमें पढ़ने हैं, सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। रेफरेंस के लिए यहाँ पे साथ में सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट भी यूज किया गया है, बट सेक्शन 9 एंड सेक्शन 5, 9 ऑफ सीजीएसटी, ये 9 ऑफ सीजीएसटी है एंड 5 ऑफ आईजीएसटी है, ये दोनों ही है ना बहुत प्रोविजन आइडेंटिकल मैं कहूंगा। बस एक ही चीज का फर्क है कि सीजीएसटी एक्ट का जो प्रोविजन है वो इंट्रा स्टेट सप्लाईज के लिए बनाया गया है, वो इंट्रा स्टेट सप्लाईज के लिए बनाया गया है, और आईजीएसटी का जो चार्जिंग सेक्शन है वो इंटर स्टेट सप्लाई के लिए बनाया गया है। बाकी सारी चीजें जो है सेम बताई गई है और कोई फर्क इन दोनों में नहीं है। चलिए तो सबसे पहले सेक्शन 9 का पहला सबसेक्शन कहता है, सेक्शन 9 का पहला सबसेक्शन कहता है कि व्हेनेवर देयर इज अ सप्लाई, जब जब सप्लाई होगी तो एक टैक्स लगाया जाएगा। अगर सप्लाई आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो एक टैक्स लगाया जाएगा कॉल सीजीएसटी। ये सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 में कहा गया है कि एक टैक्स लगाएंगे जब जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो सीजीएसटी लगेगा। हालांकि सेम बात एसजीएसटी एक्ट में भी लिखी गई है। तो इन इफेक्ट जब जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो दो टैक्सेस लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। वहीं पे अगर सप्लाई इंटर स्टेट है, मतलब दो राज्यों के बीच में, देन देयर विल बी अ टैक्स कॉल्ड आईजीएसटी। आईजीएसटी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वहीं पे सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जगह कई बार यूटीजीएसटी भी आ जाता है इन केस अगर आप एक यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हो। चलिए तो सप्लाई इंट्रा स्टेट भी हो सकती है और इंटर स्टेट। अगर इंट्रा है तो सी और एस लगेंगे और अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगाया जाएगा। अब आप कहोगे सर इसका मतलब तो इंटर स्टेट में टैक्सेस कम लगेंगे। द आंसर इज नो। देखो इंटर स्टेट में आईजीएसटी दोनों के नाम का लग जाता है। अगर मान लो किसी चीज के ऊपर टैक्स की रेट 18% है तो इंटर स्टेट सप्लाई पे सारा 18% आईजीएसटी लगता है। लेकिन अगर वही चीज इंट्रा स्टेट में बिकेगी तो 9 सीजीएसटी लगा दिया जाएगा और 9 एसजीएसटी। दैट मींस टैक्स ओवरऑल सेम ही रहता है, जो रेट है वो सेम रहती है, बस बाइफरकेट हो जाती है। एंड गवर्नमेंट के पास पावर है कि मैक्सिमम 20-20 यानी कि सीजीएसटी के लिए 20, एसजीएसटी के लिए 20, यानी कि कुल मिला के आईजीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 40% तक टैक्स लगा सकती है, ये पावर दी गई है। हालांकि जो हाईएस्ट स्लैब है वो 28% तक बनाया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनसेशन सेस भी लग जाता है कई बार, जहां पे गवर्नमेंट को कंपनसेट करना होता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो वो भी एक रहता है। बट हमारे सिलेबस का पार्ट कंपनसेशन सेस नहीं है तो उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। जीएसटी जो है वो लगाया जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई दोनों पे। जब हम इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात करेंगे तो सी और एस लगेंगे और इंटर स्टेट पे आई। ठीक है, चलिए अब ये चीज ध्यान रखना कि जीएसटी जो है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगेगा। ये चीज ऑलरेडी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन तक में लिख दी गई है कि जीएसटी लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे लगेगा। इसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि जो शराब होती है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का मतलब ही है कि शराब की बातें की जा रही है। जो शराब होती है वो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मेजर रेवेन्यू का सोर्स है, और जैसे ही वो जीएसटी के दायरे में आ जाता तो वो रेवेन्यू बट जाते सेंटर और स्टेट में। इस वजह से ये चीज स्पेसिफिकली लिख दी गई है कि एक बार तो हम इसको जीएसटी के दायरे में नहीं ला रहे। ठीक है, कभी फ्यूचर में सोचेंगे 10-20 साल बाद क्या करना है, बट अभी के लिए हम उन्हें नहीं छेड़ रहे हैं, तो एज इट इज पड़े रहे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आप
जीएसटी की बात करते हो तो जीएसटी सब चीजों पे लगता है एक्सेप्ट कुछ गिनी चुनी चीजें। नंबर 1 मैंने बताया अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसे तो स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन ही एक्सक्लूड कर देता है कि ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। कुछ और चीजें हैं लाइक पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैसेस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये 5 मैं कहूंगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये जीएसटी के दायरे में आते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग इन पे जीएसटी नहीं लगाया जाता। तो सर कब लगेगा? ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी फ्यूचर में कि सर अब हम जीएसटी जो है लगा सकते हैं इन चीजों पे। अगेन सर इन पे जीएसटी क्यों नहीं लगाया जाता? अगेन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सोर्स है ये टैक्सेस का। 50 रुपए का पेट्रोल 50 रुपए टैक्सेस लगा के 100 का हो जाता है। अब अगर गवर्नमेंट जीएसटी के दायरे में ले आई तो उसमें गवर्नमेंट मैक्सिमम 40% का टैक्स लगा पाएगी, जो कि 100% के टैक्सेस से काफी नीचे आ जाएगा। तो गवर्नमेंट का करोड़ों अरबों का रेवेन्यू जो है मंथली बेसिस पे खत्म हो जाएगा। इस वजह से गवर्नमेंट अभी उसको जो है जीएसटी के दायरे में नहीं लेके आ रही। और भी बहुत सारे नुकसान गवर्नमेंट को होंगे, बट वो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे। गवर्नमेंट के लिए एक और बड़ा नुकसान होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अगर कल को पेट्रोल डीजल ये जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं तो लोगों को इनका आईटीसी मिल जाएगा, जो अगेन गवर्नमेंट के लिए एक खर्चा बन जाएगा। ठीक है, इसको सही मायने में जब आप आईटीसी का चैप्टर समझ लोगे तब समझ में आएगा। चलिए, तो ये चीजें ऐसी है जिनके ऊपर जीएसटी फ्यूचर में लगाया जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, दैट इज आरसीएम। मैंने आपको बताया कि जीएसटी में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जिन पे आरसीएम लगता है। तो हमारे पास 2 मेजर सेक्शन है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, जो आरसीएम की बात करते हैं। सीजीएसटी एक्ट में ये 9(3) एंड 9(4) है, आईजीएसटी एक्ट में ये 5(3) और 5(4) है। देखिए सेम प्रोविजन चलते हैं। जो 5(1) है वो टैक्सेशन की बात करता है इंटरस्टेट सप्लाई पे। 5(2) कहता है कि ये जो 5 प्रोडक्ट है इनके ऊपर हम बाद में जीएसटी लगाएंगे। 5(3) और 5(4) आरसीएम की बात करते हैं। और कोरस्पॉन्डिंग 9 जो सेक्शन है सीजीएसटी एक्ट में, तो 9(1) इंट्रास्टेट सप्लाई पे टैक्स, 9(2) ये 5 प्रोडक्ट पे टैक्सेस बाद में लगेंगे, एंड 9(3) और 9(4) अगेन आरसीएम की टैक्सेशन की बात करते हैं। चलिए, तो 9(3) और 9(4) ये 2 सेक्शंस आरसीएम के बनाए गए हैं। हमें क्या पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है? देखिए 9(3) जो है वो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सप्लाई की बात करता है। गवर्नमेंट बताएगी उन गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई पर आरसीएम लगाया जाएगा। सप्लायर रेसिपिएंट के ऊपर फोकस नहीं है, यहां फोकस है सप्लाई पे, नेचर ऑफ सप्लाई पे, नेचर ऑफ गुड्स और नेचर ऑफ सर्विसेज पे। वहीं पे एक और सेक्शन लेटर ऑन गवर्नमेंट ने बनाया 9(4), जिसमें लिखा गया है कि अगर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सप्लाई है, मतलब गुड्स एंड सर्विस स्पेसिफाइड होने चाहिए, स्पेसिफिक रजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपिएंट जो है वो भी एक स्पेसिफिक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, एंड जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। देखिए 3 कंडीशन है। पहली कि गुड्स एंड सर्विस स्पेसिफाइड होने चाहिए, दूसरी रजिस्टर्ड पर्सन स्पेसिफाइड होना चाहिए जो रेसिपिएंट है, और तीसरी सप्लायर शुड बी अनरजिस्टर्ड। ये 9(4) पता है कब लगता है? जब सप्लाई करने वाला व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है और सप्लाई लेने वाला रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। यानी कि जो सर्विस दे रहा है, ये जो गुड्स बेच रहा है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और जो ले रहा है गुड्स एंड सर्विसेज वो रजिस्टर्ड पर्सन है, एंड दैट टू ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी, और गुड्स एंड सर्विस भी स्पेसिफाइड होने चाहिए, तब जाके 9(4) लगता है। तो 9(4) में ना बहुत सारे हर्डल्स हैं जिनके बाद ही 9(4) लग पाता है, बट 9(3) को ऑब्वियस है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन होंगे जिन पे आरसीएम लग जाएगा। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है 9(3). 9(4) की कोई भी नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमें सिर्फ 9(3) पढ़ना है। स्पेसिफिक सर्विसेज, उसमें कोई रेसिपिएंट या सप्लायर का रेफरेंस नहीं होगा, सिर्फ 9(3) में कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज की लिस्ट है, उनके ऊपर आरसीएम आपका लगना है। सर्विस भी है, वैसे गुड्स भी है, बट हमारे सिलेबस में 9(3) में सिर्फ और सिर्फ हमें सर्विसेज पढ़ने, बिकॉज गुड्स बहुत सारे हो जाते हैं। देयर आर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। 9(3) की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि 9(4) हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो 9(3) में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो नोटिफाइड है, बट हमें गुड्स नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज पढ़नी है जिनके ऊपर आरसीएम लगेगा। चलिए, अब मैं यहां पे एक लिस्ट जो है आपके सामने जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। एक चीज समझ लेना, ये जो लिस्ट अब मैं शुरू करूंगा, अभी तक तो चैप्टर में हम बस ऐसे टाइम पास कर रहे थे, मान लीजिए जो मेन कंटेंट है, जो मेन कोर्स है, वो आपका अब शुरू होगा इस चैप्टर का। एंड मुझे जहां तक लगता है कि चाहे कोई भी अटेम्प्ट का एग्जाम हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस लिस्ट में से आपको 5 नंबर का काम जरूर मिलेगा।
बहुत छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी लिस्ट है, इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या प्रोविजन बनाए गए हैं, एंड देन फिर हम जो है कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे इस लिस्ट के रिगार्डिंग। बट एक बार समझते हैं कि क्या बताया गया है कि कौन सी सर्विसेज जो है वो आपकी आरसीएम की कैटेगरी में कवर होती है। चलिए देखिए, सबसे पहले एक चीज समझ लेना, इन सब केसेस में जो हमारा रेसिपिएंट है वो टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। सिंपली कहूं तो रेसिपिएंट इंडिया में होना चाहिए। आप आरसीएम लगवा रहे हो यानी कि आप रेसिपिएंट से टैक्स भरवाना चाहते हो। आरसीएम में भी समझाया था कि सप्लायर नहीं, रेसिपिएंट टैक्स भरेगा। अब रेसिपिएंट ही इंडिया के बाहर बैठा होगा तो भाई किससे पैसा लोगे? तो इन सभी एंट्रीज के लिए एक चीज तो कॉमन है कि रेसिपिएंट शुड बी इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब आपका रेसिपिएंट इंडिया में होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी सर्विस। सबसे पहली सर्विस है जीटीए सर्विस। एंड व्हाट इज जीटीए? जीटीए मींस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पूरी एक सिंगल क्लास भी बनाई जा सकती है, और जो मैं बनाऊंगा भी, क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके बहुत सारे प्रोविजन, हमारा एक चैप्टर है एग्जाम्पशन वाला, उसमें भी आता है। तो मैं एक स्पेसिफिक क्लास बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जीटीए के प्रोविजन पढ़ेंगे। आपके पूरे सिलेबस में से मैं जीटीए के सारे प्रोविजन एक जगह कंपाइल कर दूंगा, ताकि आपको पढ़ना आसान रहे और आपको एक नया एंगल मिले इस टॉपिक का। अभी के लिए जो आरसीएम का टॉपिक है मैं आपको वही पढ़ाऊंगा, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि आरसीएम कब लगेगा। देखिए जीटीए क्या होता है? जीटीए होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एक ऐसी एंटिटी जो आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देती है। मतलब ये कि आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस देती है। बट याद रखना सबसे क्रूशियल चीज क्या है कि जीटीए तभी बनती है जब वो आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देती है, एंड साथ में बिल्टी, कंसाइनमेंट नोट बोल दो, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट देती है जिसे हम बिल्टी या कंसाइनमेंट नोट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब ये क्या होते हैं सर? देखिए जनरली होता क्या है, लेट्स से मेरा सामान जाना है दिल्ली से मुंबई, तो जब मैं ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंडओवर करूंगा कि ये ले भाई मेरा माल दिल्ली से मुंबई पहुंचा दे, तो वो मुझे एक स्लिप बना के देगा। उस स्लिप में लिखा होगा कि माल भेजने वाला कौन है, माल रिसीवर कौन है, माल कहां से पिक किया गया है, माल कहां ड्रॉप करना है, क्या भाड़ा है, ये सब उस पर्ची के अंदर लिखा होता है। इस पर्ची को कंसाइनमेंट नोट या बिल्टी कहते हैं। और याद रखना, अगर आपका जीटीए, अगर आपका गुड्स ट्रांसपोर्टर ये बिल्टी नहीं दे रहा है तो वो जीटीए नहीं है। अगर वो बिल्टी दे रहा है तो ही वो जीटीए है, अगर वो बिल्टी इशू नहीं कर रहा है तो ही इज नॉट अ जीटीए। तो ये बिल्टी इशू होना बहुत जरूरी है। ये कागज ही आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि वो सामने वाला जीटीए है या नहीं। तो अगर आपका ट्रांसपोर्टर आपके गुड्स को यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करता है एंड आपको डॉक्यूमेंट बना के देता है, देन ही इज अ जीटीए। और ऐसे केसेस में जब भी वो जीटीए सप्लायर होगा और रेसिपिएंट है कोई फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, कोई सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अगेन अपने रिस्पेक्टिव लॉज में रजिस्टर्ड है, थर्ड अ रजिस्टर्ड पर्सन, यहां रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो हमने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, वो रजिस्टर्ड पर्सन है। फोर्थ अ बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। पांचवा पार्टनरशिप फर्म, और याद रखना पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी भी शामिल होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एंड सिक्स्थ वन इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर सर्विस सप्लायर इज अ जीटीए एंड रेसिपिएंट इनमें से कोई है तो भाई टैक्सेस ये रेसिपिएंट भरेंगे, ना कि जीटीए। आरसीएम का मुद्दा ही यही है कि भाई सप्लायर को नहीं भरवाएंगे टैक्स, टैक्स रेसिपिएंट से भरवाया जाएगा। तो यहां पे अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें जीटीए इज अ सर्विस प्रोवाइडर और इन 6 में से कोई भी अगर रेसिपिएंट है तो ये 6% टैक्सेस भरेंगे रादर देन जीटीए। क्या पहला पॉइंट सभी को क्लियर है? चलिए अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जीटीए अगर सर्विस दे रही है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, किसी लोकल अथॉरिटी को, किसी गवर्नमेंट की एजेंसी को, तो फिर उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। सोचिए जीटीए सर्विस दे रही है, गवर्नमेंट का सामान यहां से वहां लेके जा रही है, तो जीटीए तो कहते कि भाई तुम भरो टैक्स, तुम रेसिपिएंट हो। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम थोड़ी ऐसा टैक्सेस पे करेंगे, ठीक है। तो उस केस में फिर आरसीएम नहीं लगता अगर सर्विस रेसिपिएंट गवर्नमेंट है। दूसरा, अगर जीटीए की सर्विस प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति
जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है, जो आपका ट्रांसपोर्टर है, अगर वो खुद रजिस्ट्रेशन ले लेता है, अगर वो खुद रजिस्ट्रेशन ले लेता है एंड वो खुद से कहता है कि भाई टैक्सेस मैं भरूंगा फॉरवर्ड चार्ज में, अगर आपका जीटीए खुद जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेता है और कहता है टैक्सेस मैं भरूंगा, और वो टैक्सेस भरता भी है और इनवॉइसेस इशू भी करता है, तो उस केस में जो आपका आरसीएम है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब उस केस में टैक्सेस जो है वो आपका जीटीए ही भरेगा। उस केस में इन 6 रजिस्टर्ड रेसिपिएंट पर्संस को टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारा पहला केस बनता है जीटीए का, जहां पे नॉर्मली जीटीए अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो सामने वाले 6 व्यक्ति टैक्सेस भरेंगे, अनलेस रेसिपिएंट इज गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल बॉडी, या फिर जीटीए खुद कहता है भाई टैक्सेस मैं भरूंगा। तब आपको सर ऐसा जीटीए क्यों करेगा जब सामने वाला भर रहा है? तो देखिए क्या होता है, जब आप एज ए जीटीए सर्विस सप्लाई करते हो तो आपने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना हो सकता है ट्रक परचेज किया हो, अब ट्रक खरीदा होगा तो जीएसटी भर के आए होगे। सिमिलर वे में आप बहुत सारे रिपेयर मेंटेनेंस भी करवाते हो ट्रक्स की, अगेन आप जीएसटी पे करते हो। अगर आप रेसिपिएंट हो कुछ सर्विसेज के या गुड्स के, मान लो मेरे पास एक जीटीए है, वो खुद ट्रक परचेज करके लाया है, तो उसने जीएसटी भरा होगा। उसने बहुत सारे ट्रक्स के लिए रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस ली है, तो अगेन उसने जीएसटी भरा होगा। वो खुद किसी रेंटेड बिल्डिंग में रहता है, रेंट पे कर रहा है, वहां भी वो जीएसटी भर रहा है। तो न्यूमरस जगह पे वो जीएसटी भर रहा है, जिन सबका वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। अब अगर क्या हुआ कि ये जीटीए की सर्विसेज आरसीएम में टैक्सेबल हो गई, तो जीटीए जो है उसे इन चीजों का आईटीसी नहीं मिल पाएगा और उसका वो सारा जीएसटी वेस्ट हो जाएगा। तो अपने इस दिए गए जीएसटी को वसूल करने के लिए ऐसा हो सकता है कि वो खुद से कहे कि भाई मैं तो फॉरवर्ड चार्ज में खुद से टैक्स भर दूंगा, क्योंकि उसे पता है कि वो जब फॉरवर्ड चार्जेस में टैक्सेस कलेक्ट करेगा कस्टमर से, तो उसे एक्चुअली में कुछ भरना नहीं पड़ेगा। वो गवर्नमेंट को बोलता रहेगा भाई मेरा जमा है उसमें से काट लो, मेरा जमा है उसमें से काट लो, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी सफिशिएंट जीएसटी ऑलरेडी पड़ा होगा इन द फॉर्म ऑफ आईटीसी। तो उसे आउटपुट टैक्स या जो टैक्स वो कस्टमर से कलेक्ट करना होता है वो उसको कैश में नहीं भरना पड़ेगा, वो उसकी जेब में डलता जाएगा और वो जो ऑलरेडी टैक्सेस पे करके आ चुका है उसमें से हिसाब कटवाता रहेगा। तो काइंड ऑफ जीटीए वालों के लिए जीएसटी की रिकवरी हो जाती है, तो इसलिए वो फॉरवर्ड चार्ज भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये था एक रीजन जहां पे वो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करेंगे, और वो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर लेते हैं तो उस केस में फिर टैक्सेस जीटीए खुद भरता है। ये 6% भी हुए तो इन्हें टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज में क्या होता है, जब भी कोई इंडिविजुअल एडवोकेट या कोई सीनियर एडवोकेट या कोई फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस दे रही है, कोई भी लीगल सर्विसेज दी जा रही है, लीगल मतलब लॉ से रिलेटेड, जहां पे आप कोई कानून से रिलेटेड सर्विसेज देते हो, सर्विस देने वाला कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है या कोई सीनियर एडवोकेट है या फर्म ऑफ एडवोकेट है, और सर्विस किसी बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है, तो टैक्सेस बिजनेस एंटिटी भरेगी रादर देन दैट एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट। ठीक है, फिर टैक्सेस कौन भरेगी? बिजनेस एंटिटी। मतलब अगर आपने एक लॉयर की सर्विस ली है फॉर बिजनेस पर्पसेस, लाइक आपने किसी डेटर के खिलाफ, क्रेडिटर के खिलाफ, डेटर के खिलाफ आपने केस किया है कि पैसे रिकवर करवाने हैं उससे, तो ऐसे केसेस में जब आपको लीगल सर्विसेज आपका एडवोकेट देगा, तो वहां पे जो लीगल सर्विसेज के चार्जेस एडवोकेट लेगा वो आपको सर्विस दे रहा है, बट इस केस में आरसीएम लगेगा एंड दैट बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टैक्सेस। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन सर्विस। आर्बिट्रेशन क्या होता है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई लड़ाई हो, कोई मुद्दा हो, कोई विवाद हो, तो वो कोर्ट में जाने की बजाय वो प्राइवेटली उस मैटर को रिजॉल्व करना चाहते हैं। ऐसे केसेस में वो किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं कि भाई तुम हमारे मुद्दे को सुनोगे और तुम ही निपटारा करोगे, सॉल्यूशन दोगे। तो वो जो व्यक्ति सुनवाई कर रहा है उसे बोला जाता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो सर्विसेज देता है उस केस में भी आपका आरसीएम लगता है, और बिजनेस एंटिटीज जो आपकी सर्विसेज ले रही हैं वो ही टैक्सेस पे करेगी। अगेन यहां पे आरसीएम आपका लगता है। चलिए, फोर्थ है स्पॉन्सरशिप सर्विस। स्पॉन्सरशिप सर्विस बेसिकली ये होती है कि अगर कोई पर्सन इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उस केस में
एक स्पॉन्सर व्यक्ति आ जाता है जो कहता है कोई बात नहीं, आपको मैं पैसे देता हूं बट आप मेरे नाम का जो है प्रमोशन कर देना। यानी बेसिकली ये एक टाइप से एडवर्टीजमेंट करवाना होता है। लाइक आपने देखा होगा आईपीएल में आता है वीवो आईपीएल, दैट मीन्स आईपीएल तो एक टूर्नामेंट है क्रिकेट का जो हो रहा है, बट वीवो का नाम जोड़ा गया बिकॉज वीवो वाज द स्पॉन्सर। वीवो ने स्पॉन्सरशिप ले ली थी और उसके बदले में एक अच्छा खासा अमाउंट वीवो ने जो है पे भी किया होगा फॉर द पर्पज ऑफ दैट स्पॉन्सरशिप। ठीक है, चलिए, तो स्पॉन्सरशिप में क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहा है, किसको, कॉर्पोरेट को या फिर पार्टनरशिप फर्म को, यानी कि किसी पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट को स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जाती है, तो टैक्सेस सप्लायर ऑफ द सर्विस नहीं भरेगा, टैक्सेस ये बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म भरेंगे। लाइक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो आपके गली मोहल्ले में कोई जो है कोई फंक्शन होना है, कोई इवेंट होना है, लेट्स से कोई जागरण होना है। अब उस जागरण में जो है अलग अलग बहुत सारे लोग आएंगे। एक कंपनी वाला आपसे आके कहता है भाई मेरा पोस्टर लगा दो, बदले में मेरे से 50,000 रुपए ले लेना। इस केस में आप उन्हें स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहे हो, आप उनकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। अब आप सर्विस के सप्लायर हो, नॉर्मली आपको टैक्सेस पे करने चाहिए, बट इस केस में आरसीएम लगता है और जो वो कंपनी वाला पर्सन है, जो कंपनी है, वही टैक्सेस पे करेगी इन द आरसीएम। तो ये है स्पॉन्सरशिप का केस। याद रखना यहां बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को शामिल किया गया है, एंड यू नो पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी भी शामिल होती है। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। अगर आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यानी कि कोई घर किराए पे दिया है, कोई भी सप्लायर हो और आपने वो घर किराए पे दिया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में आरसीएम लगता है और टैक्सेस देगा रजिस्टर्ड पर्सन। बट एक चीज ध्यान रखना, यहां आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम बात करते हैं रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की, यानी कि आपने एक घर किराए पे दिया है, आपने एक घर किराए पे दिया है, तो जब आप घर किराए पे देते हो ना, तो ये सर्विस वैसे एग्जम्प्ट रखी गई है। अगर आप किसी को रहने के लिए कोई घर किराए पे दे रहे हो तो ये सर्विस एग्जम्प्ट है। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेसिडेंशियल पर्पजेस से दी जाती है किसी इंडिविजुअल को, तो ये एग्जम्प्ट है। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई बिजनेसमैन मतलब कि कोई सोल प्रोप्राइटर है, एक सोल प्रोप्राइटर है, वो अपने खुद के रहने के लिए, खुद की स्टे के लिए, खुद के रहने के लिए जो है अगर घर किराए पे ले रहा है, तो उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा, ये ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति सोल प्रोप्राइटर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड भी है, अगर ये घर ले रहा है किराए पे फॉर हिज एम्प्लॉइज, वो कह रहा है कि मैं अपने एम्प्लॉय को ठहरवाऊंगा, तो ऐसे केसेस में फिर जीएसटी लगेगा और आरसीएम में ये पर्सन जीएसटी पे करेगा, जो ये बिजनेसमैन है, इसी को जीएसटी भरना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं अदर एंटिटीज की, लाइक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, तो ये खुद कभी घर में नहीं रह सकती, तो ऐसे केसेस में हर केस में आरसीएम लग जाता है, क्योंकि ये नॉर्मली अपने इंप्लॉइज के लिए ही घर किराए पे लेगी। लाइक मान लीजिए रिलायंस ने 100 बिल्डिंग्स किराए पे ली है ताकि उनके एम्प्लॉइज को वहां पे रुकवाया जा सके, तो ऐसे केसेस में रिलायंस को जो है वो आरसीएम में टैक्सेस पे करना पड़ेगा फॉर दिस बिल्डिंग्स। जो भी किराया पे करेगी रिलायंस, साथ में आरसीएम में टैक्स भी जमा करवाएगी। चलिए, नेक्स्ट है डायरेक्टर सर्विस। जब डायरेक्टर कोई सर्विस देता है कंपनी को, तो उस केस में डायरेक्टर टैक्सेस नहीं भरेगा, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट टैक्सेस पे करेगी। बट याद रखना, यहां सर्विस का मतलब ये नहीं है कि अगर डायरेक्टर कहीं पे एम्प्लॉई है और जो एज ए एम्प्लॉई वो काम कर रहा है उसकी बात कर रहे हो, नहीं। जहां पे आप एज ए एम्प्लॉई काम कर रहे हो, आप उसकी बात नहीं कर रहे, हम अदर देन एम्प्लॉई के तौर पर जो वो सर्विसेज देता है उसकी बात कर रहे हैं। लाइक मान लीजिए डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिलती है मीटिंग्स अटेंड करने की, जो उसकी सैलरी का पार्ट नहीं है, तो ऐसे केसेस में माना जाएगा डायरेक्टर ने सर्विस दी है। अब ऐसे केसेस में उस पोर्शन पे आपको जो है, जो पोर्शन सिटिंग फीस का है जिसे आप सैलरी नहीं मानते हो, उस पोर्शन पे टैक्सेस कंपनी रिवर्स चार्ज में जमा करवाएगी। कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको डायरेक्टर के रिगार्डिंग, जो आप देख सकते हो यहाँ पे है। पहली चीज कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, एज पर कंपनीज एक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनीज को अपॉइंट करने होते हैं, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, तो हेंस उन्हें जो भी मिलेगा वो सैलरी हो ही नहीं सकता। ठीक है, सैलरी मिलती है एम्प्लॉयज को और वो एम्प्लॉय ही नहीं है तो उन्हें सैलरी नहीं मिल सकती। उन्हें जो भी मिलेगा उस सारे अमाउंट पे आरसीएम लगेगा और कंपनी टैक्सेस पे करेगी। दूसरा,
अगर आपका टीडीएस 194J में कट रहा है, इनकम टैक्स का सेक्शन 194J प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस काटने की बात करता है। अगर आप एम्प्लॉय होते तो आपका टीडीएस 192 के अमाउंट के 192 सेक्शन के अंदर कटता, सेक्शन 192 में डिडक्ट होता, बट 194J में हो रहा है, इसका मतलब आपका वो कंपोनेंट प्रोफेशनल फीस है और हेंस अगेन ये सैलरी नहीं है तो प्रोफेशनल फीस है, तो इस केस में अगेन वो एलिमेंट जो है वो आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इस बार रिसेंटली अनाउंस हुई थी, ये कि अगर कोई सर्विस डायरेक्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में देता है तो उस केस में फिर आरसीएम नहीं लगेगा इस एंट्री के अंदर। लाइक मान लीजिए अगर एक डायरेक्टर ने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे दी कंपनी को, एक डायरेक्टर ने अपनी पर्सनल बिल्डिंग रेंट पे दे दी है कंपनी को, तो ऐसे केसेस में उसने जो सर्विस दी है वो एज अ डायरेक्टर नहीं दी, एज अ लैंडलॉर्ड दी है, एज अ ओनर ऑफ द बिल्डिंग दी है, तो ये इस केस में आरसीएम नहीं लगेगा इस एंट्री में। ठीक है, जहां पे वो पर्सनल नेचर की सर्विसेज देता है वहां पे आरसीएम नहीं लगेगा। लाइक मान लीजिए ये डायरेक्टर जो है साथ में अपनी कोई दुकान भी खोले बैठा है जिसमें रिपेयरिंग की सर्विस देता है, प्रोडक्ट्स ठीक करके देता है, तो कंपनी के प्रोडक्ट इसने रिपेयर कर दिए, इस केस में इसकी जो सर्विस है एज ए डायरेक्टर नहीं थी, एज अ सेपरेट बिजनेसमैन थी, इस केस में भी आरसीएम नहीं लगेगा। ये जब डायरेक्टर बन के कोई सर्विस कंपनी को देता है, सिर्फ उसी रोल में अगर उसने कोई सर्विस दी है तो वहां पे आरसीएम लगता है, अदरवाइज आरसीएम नहीं लगता। चलिए, तो ये थी सर्विस एज ए डायरेक्टर अगर आपने दी है कंपनी को तो अगेन आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। इसके अलावा अगर आप एजेंसी की सर्विस देखते हो, लाइक इंश्योरेंस एजेंट है, रिकवरी एजेंट्स हैं जो बैंक के रिकवर करवाते हैं, पैसा वसूल करवाते हैं, डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये बैंक के एजेंट होते हैं जो बैंक के प्रोडक्ट्स यानी कि बैंक के लोन्स, बैंक के ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, बैंक की जो लोकल फैसिलिटीज है, बैंक की जितनी फैसिलिटीज है उन्हें सेल करवाते हैं, ये एजेंट होते हैं बैंक के। याद रखना, इंडिविजुअल डीएसए हो तो आरसीएम लगता है, अगर डीएसए का रोल एक कंपनी ने ले रखा है, डीएसए का कोड एक कंपनी ने ले रखा है तो आरसीएम नहीं लगेगा। अगर डीएसए इंडिविजुअल है, इंश्योरेंस एजेंट कोई भी हो सकता है, रिकवरी एजेंट कोई भी हो सकता है, बस डीएसए केस में वो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। ऐसे केसेस में आरसीएम लगता है तो इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या एनबीएफसी एज द केस में भी जो भी सर्विस रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेंगे। लाइक मान लीजिए मैं एलआईसी का इंश्योरेंस एजेंट हूं, मैं एलआईसी की पॉलिसी बिकवाता हूं जिसके बदले में एलआईसी मुझे कमीशन देती है, तो ऐसे केसेस में आरसीएम लगेगा। ऑल्दो सर्विस मैंने दी है कंपनी को, बट टैक्सेस एलआईसी पे करेगी उस अमाउंट पर। सिमिलर वे में अगर मैं बैंक का रिकवरी एजेंट हूं या मैं इंडिविजुअल डीएसए हूं तो उस केस में मुझे कमीशन मिलेगा, सर्विस प्रोवाइडर तो मैं था, बट टैक्सेस बैंक पे करेगा, एनबीएफसी पे करेगा जिसको मैंने सर्विस दी है, जो रेसिपिएंट है। चलिए, सेम प्रोविजन बनाया गया है अगर आप म्यूजिक, फोटोग्राफी या आर्ट या ऐसी ही किसी चीज के रिलेशन में सर्विस देते हो, तो जो म्यूजिक कंपोजर है या फोटोग्राफर है या आर्टिस्ट है वो सर्विस प्रोवाइडर है, बट टैक्सेस पे करेगी म्यूजिक कंपनी या फिर प्रोड्यूसर। सेम प्रोविजन बनाया गया राइटिंग वर्क्स के लिए, मतलब आप अगर ऑथर हो और आपने कुछ बुक लिखी और एक पब्लिशर को दे दी है वो बुक लिख के, तो उस केस में वो पब्लिशर जो है वो आरसीएम में टैक्सेस पे करेगा, ना कि ऑथर। हालांकि यहां भी सेम प्रोविजन है जैसे जीटीए में था, अगर ऑथर खुद रजिस्ट्रेशन ले लेता है और कहता है भाई मैं खुद टैक्सेस पे करूंगा एफसीएम में और इनवॉइसेस इश्यू करता है, तो उस केस में फिर आप एज अ ऑथर टैक्स पे करोगे, फिर आरसीएम नहीं लगेगा। ये चीज ध्यान रखना, कभी भी दोनों चीज नहीं लग सकती। अगर एफसीएम लग गया फिर आरसीएम का क्या काम, तो इसलिए क्लियरली बताया गया है कि अगर खुद ऑथर ने बोला है कि भाई मैं एफसीएम पे करना चाहता हूं, तो फिर उस केस में आप एफसीएम पे कर दीजिए, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए, इसके अलावा हमने आरबीआई को भी नहीं बख्शा। अगर सर्विस दी गई है आरबीआई को, देने वाला कौन है जी, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। बहुत सारी कमेटी होती है, तो वहां पे कोई कमेटी है आरबीआई की स्पेसिफिकली ओवरसीइंग कमेटी जो आरबीआई की है, वो अगर कोई भी सर्विस आरबीआई को देती है जिसके बदले में आरबीआई ओवरसीइंग कमेटी को फीस भी पे कर रहा है, तो टैक्सेस आरबीआई पे करेगा, बिकॉज ही इज अ रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस, वो रेसिपिएंट है और वो टैक्सेस आरसीएम में पे करेगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस फैसिलिटेशन। देखिए, दो रोल होते हैं, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं इस प्रोविजन को, इसे समझने से पहले आपको दो वर्ड का मतलब समझना है, जो आपको बाद में भी फिर से एनकाउंटर करने पड़ते हैं जब आप एग्जम्पशन वाला टॉपिक पढ़ते हो। वन इज बिजनेस कोरेस्पोंडेंट।
एंड अदर वन इज बिजनेस फैसिलिटेटर। दो चीजें हैं, बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट है और बिजनेस फैसिलिटेटर है। अब ये दो कौन होते हैं? देखो, बैंक जो है अपनी सर्विसेज देता है। जब बैंक को कहीं भी अपनी सर्विस देनी होती है तो बैंक ब्रांचेस ओपन करता है। जब बैंक को अपनी सर्विस देनी होती है तो बैंक ब्रांच ओपन करता है। बट आप ये समझिए कि अगर बैंक को किसी भी शहर में, किसी भी गांव में ब्रांच ओपन करनी है तो उसका बहुत खर्चा आता है, बहुत कॉस्टली काम पड़ जाता है, क्योंकि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना पड़ता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको हायर करने पड़ते हैं, जिन चीजों के ऊपर बहुत सारा खर्चा आ जाता है। और आपको नहीं लगता जिस एरिया में आप ये सर्विसेज देना चाहते हो वहां पे एज सच कस्टमर भी बन पाएंगे। तो बैंक अपनी सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, लोगों तक रीच बनाने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करता है, जो लोग बैंक के लिए या बैंक के बिहाफ पर काम करते हैं या बैंक की सर्विसेज जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। अब उनमें ये दो व्यक्ति हैं, वन इज बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट एंड अदर वन इज बिजनेस फैसिलिटेटर। यानी वो दो व्यक्ति हैं ये जो बैंक की सर्विसेज आम लोगों तक या बिजनेसमैन तक पहुंचाते हैं। अब ये करते क्या है? देखिए, दो रोल है, बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट और फैसिलिटेटर। मोर और लेस दोनों ही बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचाते हैं, बट एक बहुत बड़ा मेजर फर्क है। जो बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, बैंक के प्रोडक्ट बिकवाते हैं। ये कभी भी बैंक के बिहाफ पर ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते, जबकि बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट को ये ट्रांजैक्शन करने की पावर दी गई है। लाइक मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में बैंक एसबीआई बैंक है, उसकी कोई ब्रांच नहीं है। तो एसबीआई बैंक ने मिस्टर ए से कहा कि आप हमारे बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट हो, वहां के लोगों के अकाउंट ओपन कर लीजिए, पैसा डिपॉजिट ले लीजिए और जिनको कैश चाहिए उनको कैश दे दीजिए। तो ऐसे केसेस में मिस्टर ए एक बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट है, बिकॉज वो बैंक के बिहाफ पर वहां जाके ट्रांजेक्शन करता है। तो दो चीजें हैं, वन इज बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट एंड अदर वन इज बिजनेस फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर सिर्फ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाता है, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता बैंक के बिहाफ पर, जबकि बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट ट्रांजेक्शंस भी बैंक के बिहाफ पर कर सकता है। ऑफ कोर्स ऑथराइज होगा, उसी वे में करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। अब यहां पे किसकी सर्विसेज एग्जाम की गई है, सॉरी, यहां पे किसकी सर्विसेज पे आरसीएम बताया गया है? जो बिजनेस फैसिलिटेटर है वो जो सर्विस बैंक को देता है उस पे आरसीएम। इसका मतलब बैंक को बिजनेस फैसिलिटेटर जो भी सर्विसेज देगा उस पे आरसीएम है। याद रखना, बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट यहां पे नहीं है, सिर्फ कौन है? बिजनेस फैसिलिटेटर। चलिए, दूसरा केस है, इसमें दूसरा प्रोविजन है एजेंट ऑफ बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट। याद रखना यहां पे क्या प्रोविजन है, ध्यान से समझो। एक बैंक है, उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मिस्टर ए। मिस्टर ए इज अ बिजनेस फैसिलिटेटर। इस बैंक को सर्विस दे रहा है मिस्टर बी। मिस्टर बी इज अ बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट और मिस्टर बी को सर्विस दे रहा है मिस्टर एक्स, जो कि एजेंट है मिस्टर बी का। तो यहां क्या बोला गया, ध्यान से समझो। यहां पे कहा गया कि ये जो सर्विस है, ये जो सर्विस है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये जो सर्विस है, जो मिस्टर ए जो कि एक बिजनेस फैसिलिटेटर है वो बैंक को दे रहा है, इस पे आरसीएम है। यस, इस पे आरसीएम है। लेकिन अगर बैंक सर्विसेज ले रहा है मिस्टर बी की, जो कि बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट है, तो यहां पे आरसीएम कोई नोटिफाइड नहीं है। इस केस में क्या लगेगा? इसका मतलब फॉरवर्ड चार्ज। इसका मतलब मिस्टर बी खुद टैक्सेस पे करेगा। लेकिन मिस्टर बी खुद किसी एजेंट की सर्विस ले रहा है, यानी कि मिस्टर एक्स है जो इस बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट का एजेंट है, मतलब मिस्टर बी मिस्टर एक्स की सर्विस ले रहा है जो कि एक एजेंट है मिस्टर बी का। तो इस केस में आरसीएम लग जाएगा और टैक्सेस मिस्टर बी पे करेगा। समझिए, मिस्टर बी एक बड़ा व्यक्ति है, बिकॉज वो बैंक के बिहाफ पर ट्रांजेक्शन तक कर सकता है। तो ऐसे केसेस में फॉरवर्ड चार्ज का बैंक और बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट के बीच में फॉरवर्ड चार्ज का ही रिलेशन रखा गया कि बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट खुद से टैक्स पे करेगा। एंड इवन मिस्टर बी जो बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट है वो खुद किसी एजेंट की हेल्प ले रहा है, तो उस केस में आरसीएम होगा, यानी अगेन बर्डन मिस्टर बी पे आया है बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट पर। ठीक है, तो ये चीज यहां पे क्लेरिफाई की गई है। चलिए, तो पहला बिजनेस फैसिलिटेशन के केस में बिजनेस फैसिलिटेटर जो होगा वो सर्विस प्रोवाइडर है, तो बैंक टैक्सेस पे करेगा। और अगर कोई कोरेस्पॉन्डेंट बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट का एजेंट है तो बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट टैक्सेस पे करेगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी सर्विस, जहां पे आप सिक्योरिटी गार्ड वगैरह प्रोवाइड करते हो,
तो अगर कोई भी सप्लायर है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर है एंड रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, तो टैक्सेस रेसिपिएंट भरेगा यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो एफसीएम लगेगा। अगर सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है यानी कि कोई इंडिविजुअल जो है सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है, कोई पार्टनरशिप फर्म सिक्योरिटी सर्विसेज दे रही है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो टैक्सेस रेसिपिएंट भरेगा यानी कि वो रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा। हालांकि अगेन कहा गया कि अगर ये सर्विसेज आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एजेंसी को दी है तो आरसीएम नहीं लगेगा। एंड सिमिलर वे में आपने जो सर्विस दी है वो एक कंपोजिशन डीलर है, रजिस्टर्ड तो है बट कंपोजिशन डीलर है, तो अगेन आरसीएम नहीं लगेगा। कंपोजिशन वालों के ऊपर बर्डन को कम करने के लिए प्रोविजन डाला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आई सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विस, जहां पे आप शेयर्स, स्टॉक्स जो है वो उधार उठा सकते हो, उधार ले सकते हो। सेबी की स्कीम बनाई गई है इसके लिए। तो जो लेंडर होगा, शेयर्स लेंड करने वाला व्यक्ति होगा, वो बदले में कुछ ना कुछ फीस, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन लेगा, तो ही इज द सर्विस सप्लायर। अपनी सिक्योरिटी किराए पे दे रहा है, लेंड कर रहा है, तो ये सर्विस सप्लायर है, पर टैक्सेस पे करेगा द बोरोवर। आरसीएम लगेगा और बोरोवर टैक्सेस पे करेगा जो सिक्योरिटी बोरो करता है। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अगर हम मोटर व्हीकल रेंट करने की सर्विस दे रहे हैं, मतलब मेरे पास मान लीजिए गाड़ियां हैं, मेरे पास बाइक्स है, तो मैं वो अगर मोटर व्हीकल किसी और को रेंट पे दे रहा हूं, बट याद रखना जब मैं सामने वाले से कंसिडरेशन ले रहा हूं तो रेंट के साथ साथ मैं कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी सामने वाले से ले रहा हूं। ये रेंटिंग ऐसे है कि आपने सामने वाले को बोला ये व्हीकल ले लो और जो आपको पैसा देना है उसमें आप मेरे को रेंट भी दे दो और मेरे को कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी दे दो। अगर ऐसी सर्विसेज दी गई है और सप्लायर है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर कौन होना चाहिए? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रेसिपिएंट होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट, तो ही आरसीएम लगेगा। ध्यान से सुनो, 3 कंडीशन है। पहला, सर्विस क्या होनी चाहिए? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जिसमें कंसिडरेशन में आप कॉस्ट ऑफ फ्यूल को भी इंक्लूड करते हो। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर कौन होना चाहिए? अदर देन कंपनी। और तीसरा, रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट। जब ये तीनों कंडीशन मिलती है तो आरसीएम लगता है और टैक्सेस बॉडी कॉर्पोरेट को पे करने होते हैं। अगर एक भी पॉइंट छूट गया, लाइक आपने कंसिडरेशन में कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड नहीं कर रखा, तो आरसीएम नहीं लगेगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम नहीं लगेगा। और अगर सर्विस रेसिपिएंट इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, यानी कि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो भी आरसीएम नहीं लगेगा। तीनों कंडीशन का एक साथ पूरा होना जरूरी है। हालांकि यहां पे भी जो आपके सप्लायर्स हैं उन्हें ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहो तो एफसीएम लगा के टैक्सेस पे कर सकते हो। तो अगर वो एफसीएम लगा रहे हैं फिर आरसीएम नहीं लगेगा। ये चीज ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी बहुत सारी सर्विसेज देती है, तो उनके बारे में क्या बोला है? अदर देन रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, उसे हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी को छोड़ के अदर सर्विसेज जो गवर्नमेंट देती है, उस केस में क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है, और रेसिपिएंट कोई भी बिजनेस एंटिटी है, तो टैक्सेस हमेशा बिजनेस एंटिटी पे करेगी। मतलब गवर्नमेंट जब सर्विसेज देगी बिजनेसमैन को, तो गवर्नमेंट टैक्सेस पे नहीं करेगी, बिजनेस एंटिटी को कहेगी भाई तुम जाओ जीएसटी रजिस्ट्रेशन लो और टैक्सेस भरो। बट इसकी एक्सेप्शन है, जब आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज लेते हो, यानी कि इंडियन पोस्ट की सर्विसेज लेते हो, लाइक स्पीड पोस्ट करवा के आए हो, आपने रजिस्ट्री करवाई है, तो ऐसे केसेस में फिर आपका आरसीएम नहीं लगता, एफसीएम लगता है। सिमिलर वे में एक अमेंडमेंट थी इस बार कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है आपको सर्विसेज देती है तो भी एफसीएम लगेगा। कोई गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट या वेसल, जो एयरपोर्ट या आपके जो पोर्ट होते हैं वहां पे अंदर या बाहर कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, तो उस केस में भी आरसीएम नहीं लगेगा, एफसीएम लगेगा। एंड लास्टली, अगर गवर्नमेंट आपको गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रही है तो भी गवर्नमेंट टैक्सेस एफसीएम में पे करेगी, रादर देन बिजनेसमैन को आरसीएम पे करना हो। ठीक है, तो यानी कि इन केसेस में आरसीएम अप्लाई नहीं होता। सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट है, रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी भी है, तो भी आरसीएम नहीं लगेगा इन गिने चुने केसेस में। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट अपनी बिल्डिंग्स, अपने जो है कोई भी इमोल प्रॉपर्टी है उसे रेंट पे देती है बिजनेसमैन को, ऐसा कई जगह पे होता है। लाइक कोई म्युनिसिपैलिटी की बिल्डिंग्स है तो वो बिजनेसमैन को दी गई है कि आप अपने यहाँ शॉप ओपन कर लीजिए, आप अपना जो भी बिजनेस चलाना चाहते हैं यहाँ से चला सकते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर इस केस में गवर्नमेंट होगी,
रेसिपिएंट होगा कोई रजिस्टर्ड पर्सन। याद रखना ऊपर वाले में सिर्फ बिजनेस एंटिटी था, चाहे वो रजिस्टर्ड हो जीएसटी में चाहे ना हो, बट आरसीएम में टैक्सेस पे करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये हमने सेक्शन 24 में पढ़ा था। व्हेनेवर यू आर लायबल टू पे टैक्सेस अंडर आरसीएम देन आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। बट यहाँ पे लिखा गया अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे दी गई है एक रजिस्टर्ड पर्सन को तो ही आरसीएम लगता है, अगर वो व्यक्ति अनरजिस्टर्ड हुआ तो फिर आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट जो आईजीएसटी एक्ट से निकल के आया है वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आप इंपोर्ट करते हो गुड्स का या सर्विस का, दोनों ही केस में आरसीएम लगता है और टैक्सेस इंपोर्टर को पे करने होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति इंडिया के बाहर बैठा है, वो टैक्सेस नहीं देने वाला। तो लेट्स से मैंने इंडिया के बाहर से कोई भी सर्विस इंपोर्ट की है, जो पर्सन सप्लायर है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, बिकॉज इंडिया के बाहर है, तो जो रेसिपिएंट इंडिया में बैठा है ना उसी को टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस है जहां अगेन आरसीएम लगता है। तो ये लिस्ट थी जहां पे गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि आपका आरसीएम लगेगा, मतलब कि रेसिपिएंट टैक्सेस जो है वो पे करेगा खुद से, रादर देन कि वो सप्लायर को जमा करवाए और फिर सप्लायर पे करे। तो यहाँ पे सप्लायर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करता, सिर्फ रेसिपिएंट अपनी जेब से खुद से जमा करवा देता है, तो सप्लायर को यहाँ कुछ कलेक्शन नहीं करनी होती। चलिए अब यहाँ पे हमारा एक मुद्दा आया जो हम पढ़ रहे थे ऊपर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। जो मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहला, आपने मोटर व्हीकल किराए पे दिए जिसके कंसीडरेशन में कॉस्ट ऑफ फ्यूल शामिल हो। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर इज अ बॉडी इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। एंड तीसरा, सर्विस रेसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट। जब ये तीनों कंडीशन पूरी होती है तो ही आरसीएम लगता है। बट स्टिल गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे रखा है कि आप चाहो, आप एक प्रोवाइडर हो, आप चाहो तो आप एफसीएम में भी टैक्सेस पे कर सकते हो। तो क्या प्रोविजन बनाए गए हैं देखिए, यहां पे ना 2 ऑप्शन दिए गए हैं मोटर व्हीकल ओनर्स को। जो अपने मोटर व्हीकल रेंट पे देते हैं उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप 5% जीएसटी पे कर दीजिए या 12%। जब आप 12% पे करते हो तो फिर आप फुल आईटीसी क्लेम कर सकते हो, पूरा आईटीसी मिलेगा, हर चीज का आईटीसी मिलेगा, आप पूरा आईटीसी क्लेम करके फॉरवर्ड चार्जेस में टैक्सेस पे करोगे। लेकिन अगर आप 5% के लिए ऑप्ट करते हो तो फिर 2 चीजें हो सकती हैं। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो देखिए आरसीएम तब लगता है जब सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर आरसीएम तो लग नहीं सकता, अगेन आपको फॉरवर्ड चार्ज में पे करना पड़ेगा। बट इस बार आप सिर्फ 5% टैक्सेस पे कर रहे हो तो आपको आईटीसी भी रेस्ट्रिक्टेड मिलेगा। यहां रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी है, और यहां पे फुल आईटीसी है। अगर आप 5% टैक्स देने जाओगे तो गवर्नमेंट भी आपको आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड ही देगी। अगर सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट तो आरसीएम लग नहीं सकता, बिकॉज आरसीएम के लिए कंडीशन है कि सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहां पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और आप खुद टैक्स पे करोगे। नेक्स्ट मुद्दा आएगा, अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो 2 कंडीशन पूरी हो चुकी है। पहला, आपने रेंटिंग की है आपने रेंटिंग की है मोटर व्हीकल की, कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंसिडरेशन का पार्ट था। सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो रेसिपिएंट क्या होना चाहिए आपका बॉडी कॉर्पोरेट। अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम लग जाएगा, और अगर रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर अगेन फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, क्योंकि तीनों कंडीशन पूरी यहां पे नहीं हो रही। ठीक है, तो आप यहां से समझ सकते हो, ये चार्ट है जो अभी हम समझ रहे थे, जो हमने प्रोविजन पढ़ा था उसी को क्लैरिफाई कर रहा है। तो आप इसे एक बार देख सकते हो। बस याद ये ध्यान रखना कि 2 केसेस है, या तो आप 5% जीएसटी पे करते हो या 12। अगर आप 5 पे करते हो तो आपको लिमिटेड आईटीसी मिलता है, और अगर आप 12 पे करते हो तो आपको फुल आईटीसी अवेलेबल होता है। चलिए, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल होता है सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एंड नॉट सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हो तो आरसीएम का पॉइंट नहीं आता। लाइक एक कंपनी है, उन्होंने किसी सप्लायर को कहा कि भाई तुम्हारे मोटर व्हीकल हमें किराए पे दे दो और फ्यूल का कॉस्ट भी तुम रिकवर कर लेना हमसे। तो ऐसे केसेस में आपने जो सर्विस ली है वो है सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। लेकिन दूसरे सिनेरियो में कंपनी कहती है कि हमारे एम्प्लॉयज को तुम घर छोड़कर आओगे, रोज तुम्हारा यही काम होगा, तुम हमारे एम्प्लॉयज को घर छोड़कर आओगे, तुम्हें जो है कोई टूर जाना है कंपनी का, वहां पे हमें हमारे एम्प्लॉयज को लेके जाना पड़ेगा, XYZ ऐसी सर्विस ली है, तो ये होती है सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कह सकते हैं। मैं एग्जांपल फिर से रिपीट करता हूं। लाइक मान लीजिए कंपनी ने सोचा है 3 दिन का कहीं टूर बनाते हैं, एक बस को हायर किया गया और कहा गया चलो आप हमें इन जगह पे घुमा के लाओ। तो ऐसे केसेस में आपने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है, ना कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है, चलिए, तो इस केस में फिर आरसीएम नहीं लगेगा अगर आप सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेते हो। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, अगर आप 5% जीएसटी पे करोगे तो आपको आईटीसी लिमिटेड ही मिलेगा, फुल आईटीसी अवेलेबल नहीं होता। चलिए, तो ये था हमारा प्रोविजन कि आरसीएम जो है वो कैसे लगता है, कब लगता है। अब लास्ट प्रोविजन पे आते हैं आज के सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 है वो बात करता है कुछ ऐसी सर्विसेज की जो आप ई कॉमर्स के थ्रू प्रोवाइड करते हो। ई कॉमर्स मतलब वो प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप रजिस्टर हो सकते हो और आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो। लाइक फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसके थ्रू आप अपने गुड्स बेच सकते हो। अमेजन एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जोमैटो भी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसके थ्रू आप रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। उबर ओला भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी व्हीकल्स को रेंट पे देने की सर्विसेज दे सकते हो। देन देयर इज एन अर्बन क्लैप, एक ऐप है अर्बन क्लैप, वहां पे आप एज अ प्रोफेशनल या एज अ सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर हो सकते हो और आप न्यूमरस सर्विसेज दे सकते हो, लाइक कारपेंटर की, इलेक्ट्रीशियन की, रिपेयर पर्सन की, तो बहुत सारी सर्विसेज आप दे सकते हो। तो जब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज देते हो तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने बोला है कि हम कुछ सर्विसेज नोटिफाई करेंगे। 9(5) सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 कहता है कि कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी जो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी तो टैक्सेस ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा। समझिए इसे कैसे है कि लेट्स से मिस्टर ए एक प्लम्बर है। मिस्टर ए एक प्लम्बर है, इसने अर्बन क्लैप एक ऐप है जिसके थ्रू आप सर्विस दे सकते हो, उस पर रजिस्टर कर लिया और इस ऐप के थ्रू वो अलग अलग लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, अलग अलग लोगों को सर्विसेज देगा। तो यहां पे एक सर्विस प्रोवाइडर है जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी सर्विसेज रेंडर करना चाहता है। तो अगर ये सर्विस नोटिफाइड हुई तो टैक्सेस ये प्लम्बर नहीं, ये अर्बन क्लैप भरेगा, यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भरेगा। यही चीज सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में बताई गई है। वो कौन सी सर्विसेज हैं जिन पे ये प्रोविजन लगेगा और सप्लायर नहीं, टैक्सेस अर्बन क्लैप पे करेगा। ठीक है, तो ये 9(5) में है। ये मैं कहूंगा ना तो आरसीएम है ना फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, क्योंकि देखिए आरसीएम में ये होता है कि रेसिपिएंट टैक्स पे करता है, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर पे करता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर दे रहा है वो ना तो सर्विस प्रोवाइडर है ना रेसिपिएंट है, तो इसे मैं ना तो जो है फॉरवर्ड चार्ज कहूंगा, ना मैं इसे रिवर्स चार्ज करूंगा, मैं इसे स्पेशल चार्ज का नाम देता हूं। ठीक है, चलिए, तो एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 on notified specified category of services supplied through e-commerce operator, taxes shall be paid by e-commerce operator. Taxes e-commerce operator भरेगा। अब प्रोविजन क्या क्या है देख लेते हैं, ये कुछ गिने चुने प्रोविजंस है। पहला, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लाइक उबर ओला। अगर आप उबर ओला जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होके पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहे हो, आप अपनी टैक्सीज, अपने व्हीकल्स को लिस्ट करवाते हो और आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देते हो, तो टैक्सेस आपको नहीं भरने, ऑल्दो सर्विस प्रोवाइडर तो आप ही हो, टैक्सेस आपको नहीं भरने, प्लेटफॉर्म भरेगा, यानी कि वो उबर ओला भरेगा। तो क्या है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल जैसे रैपिडो, वहां पे आप बाइक्स, रैपिडो के ऊपर आप बाइक्स को, मोटरसाइकिल्स को भी रजिस्टर कर सकते हो। इवन ओमनी बस के केस में टैक्सेस जो है वो प्लेटफॉर्म पे करेगा, ना कि सर्विस प्रोवाइडर। बट हुआ क्या, ओमनी बस के केस में जैसे कि रेड बस ऐप है, रेड बस ऐप में आप अपनी बसेस रजिस्टर कर सकते हो, उसके थ्रू सर्विसेज दे सकते हो, बट टैक्सेस रेड बस वाले देंगे जो कि एक सर्विस प्लेटफॉर्म है, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। हुआ क्या, ओमनी बस वालों ने बोला सर हमने तो महंगी महंगी बसेस खरीदे हैं और हमारी पूरी इंडिया में इतनी सारी सर्विसेज जाती हैं, सब पे टैक्सेस अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा तो हमारा जो टैक्स है, जो आईटीसी, वो तो वेस्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला चलिए एक काम करते हैं, ओमनी बस में, जो ओमनी बस का केस है, उस केस में अगर सर्विस प्रोवाइडर कॉर्पोरेट है, कंपनी है, तो फिर हम ये स्पेशल चार्ज नहीं लगाएंगे, फिर ओमनी बस वाले खुद टैक्स पे कर सकते हैं। यानी कि स्पेशल चार्ज, यानी कि टैक्सेस
जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तब भरेगा अगर ओमनी बस वाले नॉन कॉर्पोरेट है। ठीक है, अगर नॉन कॉर्पोरेट है तो ही आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले को भरना है। अगर ओमनी बस की सर्विस प्रोवाइड करने वाले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू खुद कंपनी है तो फिर उस केस में वो कंपनी खुद टैक्सेस पे करेगी। मतलब समझाता हूं, मान लीजिए रेड बस जो है वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है एंड ए प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो अपनी ओमनी बस रन करती है थ्रू रेड बस। तो ऐसे केसेस में जो सर्विसेज दे रहे हैं वो हम एक प्लेटफॉर्म के थ्रू दे रहे हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की। बट इस केस में ई कॉमर्स को टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी खुद भर लेगी बिकॉज इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड, दैट मींस एक बॉडी कॉर्पोरेट है। यहीं पे अगर मिस्टर ए होता, कोई ए प्राइवेट लिमिटेड की बजाय कोई मिस्टर ए होता, फिर ई कॉमर्स वाले टैक्सेस पे करते, क्योंकि इस केस में जो सर्विस प्रोवाइडर है ओमनी बस का वो आपका एक नॉन कॉर्पोरेट है, फिर आपका ई कॉमर्स पे करता। ठीक है, चलिए सिमिलर वे में अकोमोडेशन सर्विसेज देना, लाइक होटल सर्विसेज, लाइक आप देखते हो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इंडिया में जो होटल सर्विसेज जहां से आप बुक कर सकते हो, लाइक गो आई विवो है, मेक माई ट्रिप है। इन केसेस में जहां पे आप अकोमोडेशन सर्विसेज देते हो थ्रू सम प्लेटफॉर्म्स, तो टैक्सेस अगेन वो प्लेटफॉर्म भरेगा, मतलब मेक माई ट्रिप, गो आई विवो, ये टैक्सेस पे करेंगे। अनलेस जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो होटल वाला व्यक्ति है, वो खुद रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 22(1), मतलब थ्रेशोल्ड वाली लिमिट। अगर उस व्यक्ति ने खुद थ्रेशोल्ड वाली लिमिट क्रॉस कर रखी है, यानी खुद वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तो फिर उस केस में हम आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं बोलेंगे, आपको ही बोलेंगे कि आप टैक्सेस भरो। मतलब अगर मेरा होटल है, मेरी एनुअल रेवेन्यू 25 लाख की है, तो इसका मतलब मैं सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में लाइबल हूं फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं भरेगा टैक्सेस, होटल वाला खुद भरेगा। लेकिन अगर होटल वाले की टर्नओवर ही 10 लाख की है तो फिर उसे तो रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर से कहेंगे भाई तुम टैक्स भर दो। गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए, अगर होटल खुद दिखा कि हाँ रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल है तो बोला होटल वालों से भरवा लो, अगर दिखा कि होटल वाला नहीं है लाइबल तो बोला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से पे करवा लो। ठीक है, चलिए सेम सिचुएशन है अगर आप सर्विसेज देते हो हाउसकीपिंग की, लाइक प्लम्बिंग की, कारपेंटिंग की। अगर आप लाइबल हो खुद से सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में तो आप खुद पे करोगे, और अगर आप लाइबल नहीं हो, आप छोटे बिजनेसमैन हो, आप छोटे प्लम्बर हो, तो फिर उस केस में प्लेटफॉर्म से बोला जाएगा भाई तुम टैक्स भरो। ये केस बनता है अर्बन क्लैब का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आप देख सकते हो पहला एग्जांपल उबर ओला का केस है, दूसरा एग्जांपल जो है वो आपका मेक माई ट्रिप गो आई विवो का केस है, थर्ड एग्जांपल अर्बन क्लैब का केस है, एंड फोर्थ एग्जांपल है रेस्टोरेंट सर्विसेज का, यानी कि मैं आपसे कहूं तो जोमेटो का। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज देते हो, मतलब फूड डिलीवरी टाइप आप सर्विसेज दे रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ऐसे केसेस में आपकी जो सर्विसेज है उस पे भी प्लेटफॉर्म को टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, यानी कि आपके जो प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप वो सर्विसेज दे रहे हो वो टैक्सेस पे करेंगे, ना कि आप एज अ सप्लायर। बस याद रखना, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हो और आपका खुद का बिजनेस एक ऐसे प्रीमाइसेस में है, एक ऐसे होटल में है जो डेली का भाड़ा लेता है 7,500 या उससे ज्यादा का, तो फिर आप खुद टैक्स पे करोगे। मतलब गवर्नमेंट का ये पर्पस था कि अगर आप एक ऐसे होटल के अंदर रेस्टोरेंट खोले बैठे हो जो 7,500 रुपए दिन का किराया लेता है, तो आप एक बड़े होटल के पार्ट हो, तो ऐसे केसेस में आप खुद टैक्सेस पे कीजिए। आप छोटे बिजनेसमैन नहीं हो, आप बड़े बिजनेसमैन हो। 7,500 रुपए दिन का अगर आप होटल का चार्ज ले रहे हो तो बहुत बड़ा होटल होगा, और उसी में आपने अपना रेस्टोरेंट खोल रखा है, तो आपका रेस्टोरेंट भी काफी बड़ा है, और हेंस आप खुद से टैक्सेस पे कीजिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उस केस में टैक्स पे नहीं करेगा। तो ये 4 केसेस हैं जहां पे सर्विस प्रोवाइडर को टैक्सेस नहीं भरने, जो टैक्सेस पे करेगा वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे करेगा। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खुद अगर इंडिया में है तो वेल एंड गुड है, वो खुद से टैक्स पे कर देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म बनाने वाला इंडिया के बाहर बैठा है, उसने बस वेबसाइट बना दी, एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बना दी। तो ऐसे केसेस में अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर की फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो फिर उसे एक पर्सन देना पड़ेगा जो उसको रिप्रेजेंट करता हो इंडिया में, वो टैक्सेस पे करेगा। अगर आप कहते हो ना तो उसका फिजिकल प्रेजेंस है, ना कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव ही अवेलेबल है, तो फिर उसे एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा जिससे टैक्सेस वसूला जा सके। तो ये 9(5) का प्रोविजन है, इसमें बताया गया है कि कैसे सर्विसेज जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी, उस केस में टैक्सेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भरेगा, ना कि सर्विस का सप्लायर। चलिए
तो ये था हमारा सेक्शन 9 जो चार्ज के बारे में बताता है जीएसटी की, जिसमें हमने मेनली दो प्रोविजन पढ़े हैं। वन इज आरसीएम एंड अदर वन इज ई कॉमर्स के थ्रू अगर आप सर्विसेज देते हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कंपोजिशन स्कीम की टैक्सेबिलिटी जीएसटी में बताई गई है, क्या प्रोविजन उसके लिए बनाए गए हैं। तब तक के लिए आप इस लिस्ट को अच्छे से पढ़िए, डाउनलोड कर लीजिए इस फाइल को, और आप अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आरसीएम की, कि कब कब आरसीएम लगता है। आपको एक एक चीज मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस लिस्ट को 3 बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये वो सर्विसेज थी जो लिस्ट में थी, तो क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको आंसर कर पाओ। चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छे से अपना जो है तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और रिजल्ट आपका हमेशा आपके फेवर में ही आएगा।